भैजोई महाविद्यालय भैजोई के यूट्यूब चैनल पर मैं सैम डी चंद आपका एजुकेशन की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। ये क्लास बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की है। इसके अंदर हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड यूनिट भी हमने कंप्लीट करा चुकी है। आज से हम अपनी तीसरी यूनिट एजेंसीज ऑफ एजुकेशन शिक्षा के अभिकरण का अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि शिक्षा के अभिकरण होते क्या हैं, उनका आज हम अध्ययन करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शिक्षा के साधन या शिक्षा के अभिकरण। शिक्षा के साधन को अंग्रेजी में एजेंसीज ऑफ एजुकेशन कहते हैं। इसके अलावा हम इसे शिक्षा के अभिकरण के नाम से भी जानते हैं। अब हम इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे कि शिक्षा के जो साधन हैं अपने आप में है क्या, किन्हें हम शिक्षा के साधन कह सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षा का जो कार्य है वो व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। शिक्षा के माध्यम से हम जो है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करते हैं, और इस कार्य को करने के लिए हमें बहुत से साधनों की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षा बहुत से साधनों का उपयोग कर कर ये कार्य करती है। श्री भाटिया के शब्दों में, समाज ने शिक्षा के इन कार्यों को क्रियान्वित रूप देने के लिए अनेक संस्थाओं का विकास किया है। ये संस्थाएं ही शिक्षा के साधन कही जाती हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि वह सारी संस्थाएं जिनका निर्माण समाज के द्वारा किया गया है, अपने नागरिकों को शिक्षित करने के लिए या नव युवकों का विकास करने के लिए, उन्हें शिक्षा प्रदान करने के लिए, तो ऐसी सारी संस्थाएं शिक्षा के साधन के रूप में या साधन के रूप में प्रयोग की जा सकती हैं या शिक्षा के साधन मानी जा सकती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि साधन जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के एजेंसी शब्द से बना है, और हम एजेंसी अंग्रेजी में हम यही बोलते हैं एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के साधन। तो एजेंसी शब्द जो है वो अंग्रेजी रूपांतरण है साधन शब्द का, और ये जो साधन शब्द एजेंसी शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है एजेंट से या एजेंट का कार्य से। अब एजेंट का तात्पर्य जैसे कि हम जानते हैं तत्व, माध्यम, वस्तु या व्यक्ति से है जो कार्य संपादित करता है अथवा प्रभाव डालता है। मतलब ऐसी कोई भी चीज, चाहे वो तत्व हो या माध्यम हो या वस्तु हो या व्यक्ति हो, जो कार्य करे या कार्य को संपादित करे या किसी कार्य पर प्रभाव डाले, तो ऐसी सारी वस्तुओं को हम जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रभाव डालती हैं, चाहे उसके अंदर वस्तु हो या स्थान हो या तत्व हो या संस्था हो, उन सबको जो किसी बालक की शिक्षा प्रदान करने का कार्य करें या बालक की शिक्षा को प्रभावित करें, उन सबको हम शिक्षा के साधन में समाहित कर लेते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, ये कौन कौन से साधन हैं शिक्षा के जो बालक की शिक्षा को प्रभावित करते हैं या शैक्षिक प्रभाव डालते हैं या शिक्षा प्रदान करने के कार्य करते हैं। सर ग्रांटफ्रे थॉमसन के अनुसार वैसे तो विस्तृत अर्थ में संपूर्ण वातावरण व्यक्ति की शिक्षा का साधन है, किंतु इस वातावरण में कुछ तत्व जैसे कि घर, स्कूल, चर्च, प्रेस, व्यवसाय, सार्वजनिक जीवन, आनंद के साधन और रुचियों का विशेष महत्व है। उन्होंने स्पष्ट रूप से, जैसे हम जानते हैं कि शिक्षा जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होने की वजह से जीवन का प्रत्येक जो अनुभव है, प्रत्येक जो इंसान अनुभव कर रहा है या प्रत्येक परिस्थिति में जो इंसान रहता है उससे कुछ ना कुछ सीखता रहता है। सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज से सीखता रहता है, जिस वातावरण में वो रह रहा है उससे कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो इंसान जीवन भर कुछ ना कुछ अनुभव प्राप्त करता रहता है, जिनसे अपने जीवन में परिवर्तन लाता रहता है, और ये सारी चीजें ही शिक्षा के अंदर समाहित हो जाती हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि संपूर्ण वातावरण क्या करता है, शिक्षा का साधन है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे तत्व हैं जो सबसे ज्यादा
शिक्षा देने के कार्य करते हैं, ये जिनका निर्माण ही शिक्षा देने के लिए किया गया है, या सबसे ज़्यादा शिक्षा इन्हीं तत्वों से इंसान प्राप्त करता है। जैसे कि घर, घर किसी भी बालक का सर्वप्रथम विद्यालय होता है, सबसे पहला विद्यालय होता है। माँ बाप उसके सबसे पहले टीचर होते हैं। उसके बाद फिर वह स्कूल में जाता है, विद्यालय में जाता है, वहाँ पर उसे निश्चित समय पर निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित विषय वस्तु, निश्चित शिक्षण विधियों के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। इसके अलावा प्राचीन काल में धार्मिक जो संस्थान होते थे, जैसे कि चर्च है, मंदिर है या मस्जिद है, ये भी शिक्षा के केंद्र के रूप में कार्य करते थे। इसके अलावा प्रेस, प्रेस के अंदर आपकी जो है ऐसे सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसके अंदर छपी हुई पाठ्य वस्तुएं हमें उपलब्ध होती हैं, जैसे कि मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, ये सारी चीज़ें ऐसे सारे शिक्षा के साधन जिसके अंदर आपको छपा हुआ मटेरियल प्राप्त हो रहा है, वो प्रेस के अंदर समाहित हो जाएगा। इसके अलावा व्यवसाय, व्यवसाय के माध्यम से भी इंसान जो है अपने जीवन में बहुत कुछ सीखता है। इसके अलावा सार्वजनिक जीवन, इंसान जब, क्योंकि सामाजिक प्राणी है, समाज में निकलेगा, सार्वजनिक स्थानों पर जाएगा और वहाँ पर जो है अपना जीवन कैसे बिताना है, बहुत सी चीज़ें वो सीखता है। इसके अलावा आनंद के साधन, जैसे कि हम मनोरंजन के जो साधन होते हैं, जैसे टीवी है, टीवी हम खोलते हैं तो टीवी से सिर्फ हमारा मनोरंजन नहीं होता, हम बहुत सी चीज़ें सीखते भी हैं। इसके अलावा कुछ हमारी विशेष रुचियाँ होती हैं जिनको हम महत्व देकर अपने जीवन में बहुत सी चीज़ें सीख लेते हैं। इस प्रकार ये जो साधन हैं, ये शिक्षा के साधन कहे जा सकते हैं। मुख्यतः जो शिक्षा के साधन होते हैं, हम उन्हें दो भागों में विभाजित कर लेते हैं। एक तो औपचारिक एवं अनौपचारिक साधन, या सक्रिय और निष्क्रिय साधन। मतलब ज़्यादातर जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका मानना है, विद्वानों का, कि शिक्षा के साधनों को हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हम फॉर्मल और इनफॉर्मल एजेंसीज में डिवाइड कर लें, या एक्टिव और पैसिव एजेंसीज के रूप में डिवाइड कर लें। अब हम इनका अध्ययन करेंगे कि औपचारिक या अनौपचारिक साधन कौन से होते हैं, या सक्रिय या निष्क्रिय साधन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे औपचारिक साधन की। औपचारिक साधन से आश्रय उन स्थानों से है या उन साधनों से है जिनका काम जानबूझकर शिक्षा देना होता है या विचार पूर्वक शिक्षा देना होता है। इसके अंदर विद्यालय, चर्च, पुरातात्विक संग्रहालय, पुस्तकालय, आर्ट गैलरीज, पुस्तकें आदि आती हैं। और ये साधन बालकों को औपचारिक शिक्षा देते हैं। विद्यालय के अंदर अध्यापक को पता होता है कि वो शिक्षा प्रदान कर रहा है, बालक को भी पता होता है कि वो शिक्षा ग्रहण करने आया है। तो ये ऐसे साधन है जहाँ पे जानबूझकर और विचार पूर्वक शिक्षा दी जाती है। मतलब यहाँ पर शिक्षा देने वाले और शिक्षा प्राप्त करने वाले दोनों को ही पता होता है कि वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और शिक्षा ग्रहण करने के लिए यहाँ पे आए हैं। इसके अलावा चर्च है, पुरातात्विक संग्रहालय हैं, पुस्तकालय हैं, या आर्ट गैलरीज हैं, इन या पुस्तकें हैं, इनका निर्माण शिक्षा देने के लिए ही किया गया है। और जिनका कार्य जानबूझ कर शिक्षा देना हो, वो औपचारिक साधन के अंदर समाहित की जा सकती हैं। औपचारिक संसाधनों की एक विशेषता होती है, यहाँ पर जो है निश्चित समय होता है, निश्चित पाठ्य वस्तु होती है, निश्चित पाठ्य विधियां होती हैं और निश्चित समय होता है। इन सब के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा औपचारिक साधनों के कुछ लाभ हैं, जैसे कि हमारा जो समाज है अपने आप में बहुत जटिल है। सारी चीज़ें व्यक्ति से समाज में रहकर ही हासिल नहीं कर सकता। हमारे समाज ने बहुत सी ऐसी चीज़ें हासिल कर ली हैं जिनका स्थानांतरण, हस्तांतरण करने के लिए हमें जो है औपचारिक साधनों की आवश्यकता होती है। इनके बिना हम उस ज्ञान को अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित नहीं कर सकते। और औपचारिक संस्थाएं या औपचारिक जो साधन हैं वो ऐसे साधन खोलती हैं, ऐसे द्वार खोलती हैं जिनके द्वारा हम अपने बालकों को जो है शिक्षा दे दें, जो अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से नहीं दी जा सकती। इसके अलावा औपचारिक शिक्षा के कुछ दोष भी हैं,
जैसे कि औपचारिक शिक्षा बड़ी ही सरलता से तुच्छ और निर्जीव, अस्पष्ट और किताबी बन जाती है, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ पहले से निश्चित होता है। उसका क्या पाठ्यक्रम होगा, कब पढ़ाई जानी है, क्या किस विधि के द्वारा पढ़ाई जानी है, कौन पढ़ाएगा, सब कुछ पहले से निश्चित होता है। इसलिए वो क्या बन जाती है, निर्जीव बन जाती है, अस्पष्ट बन जाती है, किताबी बन जाती है। और अगर समाज कम विकसित है तो वो ज्ञान भी संचित होगा, जो संचित ज्ञान होगा वो भी कम होगा, उसे कार्य में भी आसानी से बदला जा सकता है। लेकिन अगर कोई उन्नत संस्कृति है जो बहुत समय से चली आ रही है, तो उसका जो ज्ञान है वो सारा का सारा प्रतीकों के किताबों के रूप में नहीं मिल सकता, वो प्रतीकों के रूप में होता है। और उन सब कार्यों को परिणित नहीं किया जा सकता, उन्हें जो है किताबों के माध्यम से या औपचारिक साधनों के माध्यम से आप बच्चों को नहीं बता सकते। और इसकी वजह से हमेशा ये डर बना रहता है कि औपचारिक साधन जो है इंसान को जीवन के अनुभव देने के बजाय सिर्फ विषय सामग्री बन के रह जाते हैं। वो जीवन में किस तरीके से जीना, जीवन के जो अनुभव है उन्हें बताने के बजाय सिर्फ वो क्या बन के रह जाते हैं, कुछ किताबों के रूप में ही रह जाते हैं, कुछ विषय सामग्री के रूप में रह जाते हैं, जिन्हें पढ़ के बच्चा सिर्फ पास होता है। और जो संस्कृति है, जो हमारे पूर्वजों ने ज्ञान हासिल किया है, उससे हम हस्तांतरित नहीं कर पाते। इसके अलावा अब हम बात करेंगे अनौपचारिक साधन की। औपचारिक साधन के अलावा जितने भी साधन बचते हैं वो सारे के सारे अनौपचारिक साधन होते हैं। अनौपचारिक साधन के रूप में हम जो है स्वाभाविक रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं, जैसे कि विद्यालय के अंदर शिक्षा ग्रहण करने के लिए हमारे माँ बाप भेजते हैं, वहाँ पर टीचर्स होते हैं जो हमें पढ़ाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, किताबें होती हैं, सब कुछ होती हैं। लेकिन अनौपचारिक साधन में कोई निश्चित स्थान नहीं होता, ये आपको कहीं पे भी प्राप्त हो सकती है, घर में प्राप्त हो सकती है, गली में प्राप्त हो सकती है, समाज में प्राप्त हो सकती है, टीवी से प्राप्त हो सकती है, कहीं से भी प्राप्त हो सकती है। इसकी कोई निश्चित योजना नहीं होती। माँ बाप पढ़ाने से पहले, बताने से पहले कोई योजना बना के नहीं चलते कि आज हमें बच्चों को ये समझाना है, आज हमें बच्चों को ये करना है। जैसे उन्हें स्वाभाविक रूप से बच्चों को ज्ञान देते रहते हैं, जीवन की जो आवश्यकताएं उनके बारे में बताते रहते हैं, कैसे वो अपने जीवन की समस्याओं का समाधान करें। ये सारी चीज़ें जो है परिवार से, समाज से इंसान सीखता रहता है लगातार। वो अप्रत्यक्ष रूप से भी सीख सकता है, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से भी सीख सकता है। कभी कभी उसे पता होता है कि उसने कुछ सीखा, और कभी कभी उसे पता भी नहीं होता, अनजाने में वो बहुत सी चीज़ें सीख लेता है। और इस प्रकार जो है हम बालकों के अंदर बहुत से संस्कार, उन्हें जीवन कैसे जीना है उसके बारे में, और रीति रिवाजों के बारे में, परंपराओं के बारे में, धार्मिक विश्वासों के बारे में हम जो है ज्ञान कराते चले जाते हैं। और इन ये ज्ञान जिन साधनों से प्राप्त होता है उनमें परिवार, समाज, राज्य बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा इंसान ने जो अपने समूह बना रखे हैं, ग्रुप जिनका वो सदस्य है, उनसे भी वो शिक्षा ग्रहण करता है। इसके अलावा खेल के मैदान में शिक्षा ग्रहण हो जाती है, टीवी पे उसे शिक्षा ग्रहण हो सकती है, मैगजीन्स के द्वारा, रेडियो के द्वारा, या जिस दल का वो सदस्य है उसके द्वारा, या अगर किसी गुट में वो रहता है तो उसके द्वारा बहुत सी चीज़ें वो सीख सकता है। और जब हम इन साधनों के द्वारा चीज़ें सीखते हैं, ज्ञान हासिल करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो वो अनौपचारिक साधन वाली शिक्षा कहलाती है। अब अनौपचारिक साधन से जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, इसके कुछ फायदे हैं। पहला, कि बालक दूसरों के साथ रहकर अनौपचारिक ढंग से शिक्षा प्राप्त कर सकता है, और साथ रहने की जो प्रक्रिया ही शिक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। ये प्रक्रिया अनुभव को विस्तृत बनाती है और कल्पना को प्रेरित करती है। ये कथन या विचार में सजीवता लाती है। इसके अंदर जो है व्यक्ति अनुभव के द्वारा सीखता है। यहाँ पर जो है किताबी ज्ञान नहीं दिया जाता, इंसान दूसरों को करते हुए देख रहा है, ये स्वयं कर रहा है। और जब इस तरीके से ज्ञान हासिल करता है अपनी उपस्थिति के द्वारा, तो उसके अंदर जो है ज्ञान की सजीवता आ जाती है, विचार की सजीवता उसके अंदर आ जाती है, और वो उन चीज़ों को सही ढंग से समझ पाता है। और अनौपचारिक जो शिक्षा होती है वो जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। वो उस जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत उसे प्राप्त होती रहती है, और उसके जीवन को सरल बनाने में
और विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा इन्हीं साधनों से हम उसके अंदर अच्छी आदतों का विकास करते हैं, दृष्टिकोणों का निर्माण करते हैं, रुचियों का स्वाभाविक निर्माण भी इन्हीं साधनों के द्वारा होता है। इसके अलावा बालक के चरित्र का निर्माण, व्यक्तित्व का विकास इन्हीं साधनों पर निर्भर करता है। अगर इनका सही से उपयोग न करा जाए तो बच्चे का जो विकास है वो रुक सकता है। इसके अलावा इसके कुछ दोष भी हैं, जैसे कि अनौपचारिक साधन जिस तरीके से औपचारिक जो साधन है वो दोष विहीन नहीं है, ऐसे ही अनौपचारिक साधन भी दोष विहीन नहीं है, क्योंकि जब इसकी कोई समय सीमा नहीं है, कहीं से भी आपको प्राप्त हो सकता है, तो हमें अच्छी चीज़ों के साथ साथ बुरी चीज़ें भी प्राप्त हो सकती हैं। जैसे हम अनौपचारिक चीज़ों से अच्छी चीज़ें सीखते हैं, अच्छी बातें सीखते हैं, वैसे ही हम गलत बातें भी सीख सकते हैं। इसके अलावा ये जो साधन होते हैं अव्यवस्थित होते हैं और उद्देश्य विहीन होते हैं। इनके अंदर कुछ ये नहीं पता होता कि कब हमें क्या चीज़ सीखने को मिले या ना मिले। बहुत सी चीज़ें आप जो है समाज में रहकर सीख पाते हैं और बहुत सी चीज़ें नहीं सीख पाते। ये प्रत्येक बच्चे के वातावरण पर निर्भर करता है और किस प्रकार के समाज के आप सदस्य हैं उस पर निर्भर करता है। तो ये एक प्रकार का दोष है कि इसके अंदर उद्देश्य विहीनता पाई जाती है, अव्यवस्थित होती है, साधारण होती है और इससे जो है बच्चों को बहुत से गुण भी प्राप्त होते हैं और कभी कभी बहुत से अवगुणों का भी विकास इसके अंदर बच्चे के अंदर आ जाता है। चारित्रिक जो कमियां हैं वो अनौपचारिक शिक्षा के साधनों से ही प्राप्त होती हैं, जिसकी वजह से इंसान का व्यक्तित्व खराब हो जाता है, फिर वो समाज के लिए, देश के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। अगला जो प्रकार है जिसमें हम एजेंसीज को या साधनों को बांटते हैं वो सक्रिय या निष्क्रिय साधन है। इसमें लगभग समान ही गुण हैं। सक्रिय साधन में लगभग आपके सारे औपचारिक साधन आ जाते हैं और निष्क्रिय साधनों में आपके अनौपचारिक साधन आ जाते हैं। सक्रिय साधन की बात हम सबसे पहले करते हैं। सक्रिय साधनों में शिक्षा प्रदान करने वाले और शिक्षा प्राप्त करने वाले दोनों प्रत्यक्ष रूप से प्रतिक्रिया करते हैं। मतलब शिक्षा देने वाला शिक्षा प्रदान करने का कार्य कर रहा और शिक्षा ग्रहण करने वाला ग्रहण करने का कार्य कर रहा, दोनों ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। सक्रिय साधनों में दोनों ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि ऐसा माना गया है कि शिक्षा क्या द्विमुखी है। मतलब इसके अंदर अध्यापक और विद्यार्थी दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा देने वाले और प्राप्त करने वाले दोनों व्यक्तियों का होना बहुत ज़रूरी है। और जब विद्यार्थी दोनों सक्रिय रूप से ज्ञान प्रदान करते हैं, शिक्षा देते हैं, तो शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो पाती है। ये हमें शिक्षालयों में, परिवार में, समाज में, चर्च धर्म से या क्लब से, पुस्तकालय से, वाचनालयों से या समाज कल्याण केंद्र आदि से हमें प्राप्त होती है। इसमें इंसान एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए इसके अंदर समाज, परिवार, धर्म भी इसके अंदर आ रहा है, स्कूल भी इसके अंदर आ रहा है। जबकि ये समाज और परिवार था, इससे ऊपर वाले के विभाजन में अनौपचारिक साधन के हिस्सा थे। लेकिन हमें यहाँ पे ये देखना है कि किस में इंसान ज़्यादा सक्रिय होकर पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट कर रहा है तो अनौपचारिक साधन भी कुछ इसके अंदर सक्रिय साधनों के अंदर समाहित हो जाते हैं। निष्क्रिय साधनों के अंदर हम उन साधनों की बात करेंगे जो एक तरफा है। मतलब शिक्षा देने वाला और शिक्षा ग्रहण करने वाले दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। जैसे कि टीवी पर कोई आपका शिक्षा से रिलेटेड कार्यक्रम आ रहा है, तो आप उस सीरियल को देखें, उस प्रोग्राम को देखें ना देखें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। टीवी आपको प्रभावित नहीं कर सकता। रेडियो है, टेलीविज़न है, समाचार पत्र हैं, प्रेस हैं, ये जो है निष्क्रिय साधन है। ये सक्रिय रूप से आपको प्रभावित नहीं करते, आपको स्वयं ही इनसे शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है, इसलिए ये जो है शिक्षा के निष्क्रिय साधनों में आते हैं। इसके अलावा सामाजिक रुचि, जनमत, सरकारी तंत्र का जो है गहन इनसे संबंध होता है। मतलब इन्हें जो है ये चीज़ें प्रभावित करती हैं। इस प्रकार जो आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा के साधन,
और हमने उसके दो प्रकार से देख लिया कि हम किस तरीके से इन्हें विभाजित कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम जो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन के जो एजेंसीज हैं उनकी बात करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।